ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। टॉपिक मैंने स्टोरेज शुरू किया था। मैंने कल आपको पढ़ाया था ईबीएस का, और ईबीएस में मैंने आपको बताया था कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, एसएसडी, एचडीडी और मैग्नेटिक। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके एसएसडी में आपका एसएसडी के 4 टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको IO1 का फुल फॉर्म भी बता दिया था, प्रोविजन IOPS। प्रोविजनड IOPS मतलब इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, है ना, ये इसका फुल फॉर्म था। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका मैंने आपको बताया था आपके 2 टाइप्स होंगे, एक होगा जी ST1 और एक होता है SC1। तो बात करूं ST1 की, तो ST1 को मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं थ्रूपुट ऑप्टिमाइज हार्ड डिस्क। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। सही है। और SC1 में भी मैंने देखा, मैंने बताया था कि ये इसको हमने क्या कहा, कोल्ड हार्ड डिस्क, है ना, कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक, तो इसका कोई वो नहीं होता है मैग्नेटिक का। ठीक है, इसका कोई टाइप नहीं होता। चलो, अब आज पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें अंतर क्या होगा। यहाँ पर इनमें अंतर क्या होता है, तो बात करता हूँ कि इसमें सबसे पहले अगर आप GP2 में आते हैं तो इसका वॉल्यूम साइज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कम से कम ये आपका होना चाहिए 1 GB से 16 TB तक। 16 TB ये इतने तक सपोर्ट करता है कि कम से कम 1 GB होना चाहिए, और जी अधिकतम आपका ये 16 TB। इसमें एक आता है यहाँ पर, ये मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम साइज़। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम साइज़। इसके बाद आता है मैक्सिमम IOPS। देखो, IOPS का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। अगर मैं आपसे बात करूँ, एक आती है साटा हार्ड डिस्क, एक आती है पाटा हार्ड डिस्क, और एक आती है SSD हार्ड डिस्क। पाटा हार्ड डिस्क 500 GB की सिर्फ 800 में ही आराम से असाइन हो जाती है, बट 500 GB SSD की वो आपको 3-4 हज़ार में होती है। क्यों भाई, उनका साइज तो सेम है, तो अंतर इसलिए होता है स्पीड का। SSD की स्पीड फास्ट होती है, तो स्पीड जो हमारा होता है वो IOPS में होता है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डेटा इनपुट हो रहा है और कितना आउटपुट हो रहा है, वही होता है आपका IOPS। तो इसमें जो IOPS होते हैं वो 16,000 होते हैं। ठीक है, 16,000। तो किसी भी हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो IOPS में हमेशा उसकी मेजर होती है। अंडरस्टैंड। चलो, अगला बता देता हूँ आपका मैक्सिमम थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या चीज़ होती है? थ्रूपुट हमने आपको बताया कि 16,000 इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। तो एक इनपुट या एक आउटपुट में कितना डेटा कैरी होगा, वो होता है 250 MB पर सेकेंड। ये इतना डेटा एक इनपुट या आउटपुट में कैरी करता है, ये आपका हो गया मैक्सिमम थ्रूपुट। ठीक है, और ये आपको 3 IOPS पर GB असाइन करता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा IOPS। ठीक है, ये 3 IOPS पर GB आपको असाइन करता है। ये तो उसकी थ्योरी की बात हो गई। अब मैं आता हूँ आपके GP3 में। तो GP3 का भी सेम सिनेरियो होगा। इसमें भी इसका साइज़ 1 GB से 16 TB तक हो सकता है, और ये 16,000, और ये आपका इसका 4 गुना बढ़ जाएगा, 1000। तो ये इतना, तो ये इससे 4 टाइम इंक्रीज़ हो गया। तो इसमें इसका डेटा बहुत ज़्यादा आपका प्रोसेस होगा, कम टाइम में अधिक प्रोसेस होगा, और ये आपको देता है 500 GB 500 IOPS पर GB। IO1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो IO1 ने कहा कि कम से कम 4 GB का तो साइज़ होना चाहिए, 4 GB टू 16 TB। और ये इसका अब IOPS इससे 4 गुना बढ़ गया, इसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट। तो कितना हो गया जी, 64,000, और इसका थ्रूपुट हो गया 1000। और इसमें इसने कह रखा है कि मैं आपको 50 IOPS पर GB दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले पे आ जाते हैं जी IO2 पर।
तो IO2 ने भी सेम कह रखा है कि मैं 4 GB से 60 इसमें सिर्फ आपका ये साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, ये होता है 64 TB तक। IO2 में 64 TB मैक्सिमम IOPS इसका भी 4 गुना मतलब 256 और ज़्यादा फास्ट हो गया, ठीक है। और इसमें ये 4000। तो आप देख सकते हो कि इधर तो स्पीड ठीक ठाक है, इधर स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा आपका डेटा प्रोसेस होगा। और इसने कहा कि मैं आपको 1000 IOPS दूंगा, 1000 IOPS पर GB, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है सब प्रैक्टिकल में अभी आपको बताता हूँ मैं। चलो जी, इधर आ जाते हैं। और इधर मैं आपसे बात करूं SC1 और ST1 की, तो इसने क्या कहा, मैं कम से कम 125 GB तो होना ही चाहिए। ST1 की बात हो रही है, इसने कहा कि कम से कम 125 GB और जी 16 TB तक। बट इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, सिर्फ 500, और इसका थ्रूपुट भी सिर्फ 500 ही होता है बस। और ये आपको इसमें IOPS कुछ नहीं होता, ये खुद आपको अपने आप से बताएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई जी ST की बात हो गई। और SC1 की अगर मैं आपसे बात करूं, इधर थ्रूपुट ऑप्टिमाइज ये रहा। तो ST1 की अगर मैं आपसे बात करूं इधर, तो ST1 तो और भी कम हो गया। वंस ये चीज़ तो सेव है, लेकिन ये अब इसका आधा हो गया, मतलब स्पीड और ज़्यादा स्लो हो गई, और इसमें भी स्पीड आपकी स्लो हो गई 250, ठीक है। इधर स्पीड बहुत अच्छी थी, इधर स्पीड बहुत कम, और इसकी स्पीड तो इतनी कम है कि ये हम लोग मतलब वी कांट सी, इसकी स्पीड बहुत कम है। इसने कहा कि मैं 1 GB से सिर्फ 1 TB तक ही सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और इसकी स्पीड इतनी कम है कि हम इसको मैक्सिमम IOPS की बात करूं तो नॉट एप्लीकेबल, वी कांट गिव, ये क्लाउड अपने आप से खुद देगा। और इसमें भी स्पीड इतनी कम है कि ये भी आपका नॉट एप्लीकेबल, स्पीड बहुत कम है। तो कुछ हाँ हाँ इसका यूज तो होता है अब, लेकिन बहुत कम होता है। तो आने वाले टाइम में क्लाउड उसको हटाएगा। अब इस टाइप से नहीं, जो आपकी पाटा हार्ड डिस्क थी उन पे बहुत साल पहले तक काम होता था, अब आज बहुत कम होता है, अब वो धीरे धीरे हट ही जाएगी। तो ये भी सेम सिनेरियो है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि इनकी स्पीड क्या है। तो कल को जब आप प्रोजेक्ट में होगे तो आपको आपका डेटा प्रोसेसिंग स्पीड कितनी फास्ट होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो इनको देखकर आप अपने हिसाब से अपनी हार्ड डिस्क को चूज़ कर सकते हो। अब सवाल आता है कि कैसे ये प्रैक्टिकल होगा, तो मैं प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ EC2 पर, और मैं आ गया आपके वॉल्यूम पर। वॉल्यूम की अगर मैं आपसे बात करूं, इधर जाकर ये देख सकते हैं आप वॉल्यूम, कल ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था। तो वॉल्यूम की आज हम बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूं आपका GP2 पे। तो आप GP2 पे देख सकते हो इसने क्या कहा, 1 GB और ये आपका 16 TB होता है, ठीक है, इतना ये सपोर्ट कर सकता है। अब इसने क्या कहा, मैं आपको 3 IOPS पर GB दूंगा। मैंने बताया था आपको 3 IOPS। तो अगर ये 100 है तो ये 300 आ गया IOPS। ऐसे ही अगर मैंने इधर अगर मैंने कहा जाके 50 तो ये 150 हो गया। मैंने अगर कहा 300 तो ये आपका 900। अंडरस्टैंड ना, ये चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड हो रही है कि ये इसकी IOPS है कि इसका स्पीड कितना होगा। लेकिन सवाल आता है कि ये क्या चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अब इधर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ब्रस्टेबल वैल्यू। ब्रस्टेबल वैल्यू होता क्या है, पहले तो ज़रा मैं ये आपको बता देता हूँ। एक पिक्चर में आ जाते हैं जी MS पेंट में। आप एक बात समझिए, इधर आपने एक GP2 का स्टोरेज बनाया। एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि ये मेरा होगा 500 GB का। तो आप सबको पता है कि 500 GB और इंटू 3 आपको 1500 IOPS असाइन होंगे।
हाँ जी, ठीक है ना। ये IOPS आपको पर सेकंड असाइन होते हैं, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। एक सेकंड में 1500। अब एक सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ, आपको 1500 IOPS असाइन हो गए। बट आपका काम थोड़ा कम था तो सिर्फ 1000 IOPS का ही यूज़ हुआ और 500 IOPS आपके सेव हो गए। 500 IOPS आपके सेव हो गए, ठीक है। अगला सेकंड हुआ, सेकंड में आपको फिर से ये 1500 असाइन हुए, बट इस बार आपका काम सिर्फ 500 में ही हुआ और इस बार ये 1000 मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए। थर्ड सेकंड हुआ, थर्ड सेकंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर एक सेकंड, समवन वांट टू जॉइन अस, ठीक है। तो ये जो थर्ड सेकंड है आपका, इधर आपको फिर से ये 1500 IOPS असाइन हुए और अब की बार हमारा काम सिर्फ 300 ही हुआ, तो 1200 हमारे पास ये सेव हो गए। सवाल आता है कि जो हमारा चार्जेस हो रहा है, जो हमारा पेमेंट हो रहा है, वो 1500 IOPS के हिसाब से हो रहा है, बट हमारा तो इतने पे काम ही नहीं हो रहा है, हमारा तो ये इतना फालतू का है। तो जब हमारा इतने पे काम ही नहीं हो रहा है तो फिर मैं इसका एक्स्ट्रा चार्ज क्यों दूं? तो इस केस में क्लाउड ने ये कहा कि ठीक है, सपोज करिए अभी आज आपका काम कम है, कल को अगर आपका प्रोसेसिंग बहुत अगर आपका बढ़ गया तो 4 सेकंड में आपको मैंने 1500 IOPS दिए, बट आपको चाहिए हैं 2000 IOPS उस टाइम पर, तो जो मैं आपको 500 IOPS एक्स्ट्रा दूंगा उसका मैं कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा, जो आपके हमारे पास सेव है उनमें से ही उठाकर मैं आपको दे दूंगा। बात अंडरस्टैंड हो रही है? और ये कितने IOPS तक मैं सेव कर सकता हूँ? 3000 तक। आप देख सकते हो 3000 कहाँ पर शो हो रहा है, ये देखिए। अब अगर हमने इधर 1000 टाइप किया तो 1000 इंटू 3 3000, तो ये आपका हट जाएगा। सिर्फ 3000 तक अगर ये आ रहा है, अगर मैंने किया इधर 999 तो यहाँ पर ये आपको शो होगा। लेकिन अगर ये 3000 या उससे अगर आपका अधिक हुआ तब इस पर कोई काम नहीं होगा। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि आपका ब्रस्टेबल वैल्यू क्या चीज़ होती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है और आप देख सकते हो कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कि अभी हमारे उतने IOPS पे काम उतना होता ही नहीं है, तो फिर जो भी एक्स्ट्रा IOPS हो रहे हैं वो आपके क्लाउड में सेव हो रहे हैं। कल को अगर हमें एक्स्ट्रा IOPS चाहिए होंगे तो ये उठाकर हमें इधर से दे देगा, वही होता है आपका ब्रस्टेबल वैल्यू। बात अंडरस्टैंड हुई? चलो अब मैं आता हूँ आपका GP3 पर। तो GP3 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप देख सकते हो ये रहा आपका GP3, सेम 1 GB से 16 TB तक, सही है। और इसने क्या कहा, मैं आपको मैं इधर आपको इधर क्या कहते हैं इधर, हाँ, मैं आपको 500 IOPS दूंगा। तो अगर आपका 6 हुआ तो 6 इंटू 500 3000, सही है। अगर मैं 3001 भी करना चाहूँ तो ये नहीं होगा, इसने क्या कहा, नहीं 3000 तक ही होता है। लेकिन अगर हमारा 5 है और अगर तो फिर 5 के हिसाब से तो ये 2500 होगा। तो इसने क्या कहा कि नहीं, कम से कम 3000 तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। तो इधर इसको अगर मैंने 3000 किया, 3000, तो ये ऐसे एक्सेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया और ये रहा आपका थ्रूपुट। अभी हमने आपको बताया था कि कितना डेटा ये कैरी कर सकता है। अंडरस्टैंड ना? चलो, ये डेटा सर एक बार ये तो इनपुट या फिर आउटपुट में क्या? हाँ, मतलब कि जब आपका डेटा प्रोसेस होता है तो वो इनपुट आपका अंदर आता है और आउटपुट आपका बाहर जा रहा है। तो ये इतना MB डेटा एक इनपुट या एक आउटपुट में कैरी करता है। अगले पे आ जाते हैं जी IO1 पर। तो IO1 मैंने आपको पढ़ाया था कि कम से कम 4 GB और ये देखो 16 GB, ठीक है। और मैंने 5 GB, तो देखिए इसने मुझसे क्या कहा कि मैं आपको 100 IOPS दूंगा इसके हिसाब से। तो 100 और ये कम से कम 250 IOPS तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात होती है आपके 100 IOPS की, ठीक है। अब ये थोड़ा चेंज हो गया है क्या? मिनिमम 100 नहीं, अच्छा, हाँ हाँ,
ये देखिए 50 तक है, वही चीज़ है। वही मैंने कहा कि ये चेंज हो गया है क्या, नहीं। तो देख सकते हो आप, ये 4 हो गया और ये 5 के हिसाब से ये हो गया आपका 250, सही है। और ये आपका कम से कम 100 तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो 251 भी अगर मैं करना चाहूँ तो आप खुद देखिए ये आपका नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये इसके हिसाब से IOPS हो गया। IO2 पे आ जाता हूँ। तो IO1 पे एक बार जरा मैं आ गया हूँ इधर, या IO2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो IO2 ने क्या कहा कि मैं आपको 1000 IOPS पर GB दूंगा। और तो यहाँ पे 5 के हिसाब से 5000 हो गया, 5000 एक नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका इसके IOPS। अब SC1 और ST1 पे आऊँ तो इधर तो ये बहुत कम है, ये देखिए इधर ये 125 GB बताया था मैंने आपको, आप देख सकते हो इधर, है ना। ये देखो इसमें ये इसको अपने हिसाब से क्वालिफाई, ये अपने हिसाब से इसको दे देगा IOPS। और ये आपका एटलीस्ट 125 GB। और ये देखो MB, ये आपको 12 MB पर TB होता है, आधा MB वो आधा GB है, तो ये आपको 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रस्टेबल वैल्यू, अभी अभी जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। अगला होता है जी ST1, तो ST1 भी आप देख सकते हो इधर। और ये रहा आपका मैग्नेटिक, ये इतना स्लो है कि आप देख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। सर ये जिसमें मैं यूज़ करेंगे जितने पर्पज में, तो वो बहुत ही धीरे काम करेगा, बहुत स्लो काम होता है इसमें। तो आप एक बात समझ सकते हो, ये मैंने आपको EBS के टाइप बता दिए थे कल, और आज मैंने आपको ये बताया कि इनमें अंतर क्या होता है, किस आधार पर इस पे काम होता है। इतनी बात सबको अंडरस्टैंड हो गई। तो ये मैंने आपका EBS पार्ट ख़त्म किया। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, वहाँ पर, हाँ जी। GP3 में जब आप आओगे तो देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा था कि हमने आपसे क्या कहा था कि ये आपका इसके हिसाब से, ये देखिए ये आपका कम से कम इतना तो होना ही चाहिए 500 के हिसाब से, और ये अधिक से अधिक आपका इतना हो सकता है, ये 16,000। तो ये 16,000 तक कब तक होगा जाकर, तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये 16,000 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये 16,000 तब होगा, सबसे पहले तो जो आपका GP3 है ये आपका, ये देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा कि 500 GB तक मैं आपको 1 GB पर 500 GB होगा, ठीक है। तो इधर मैंने अगर टाइप किया 32, तो 32 पर ये आपके 16,000 तक हो सकते हैं, 16,000, ये देखो 32 × 500 आपका 16,000 होता है। तब इधर आपका जो IOPS है वो आपका, हमने आपको कितना बताया था, IOPS आपका इधर 1000 तक हो सकता है ना। तो देखो ना, इसने कहा ना कि 1000 MB तक, ठीक है ना। इस यूज़ का एक एग्जांपल दीजिए ना, कोई एक एग्जांपल इसके यूज़ का। एग्जाम्पल का यही होगा कि अगर आपको बहुत फास्टली काम करना है, कल को आप एक कंपनी में हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, और प्रोजेक्ट में आप चाहते हो कि आपका डेटा बहुत फास्टली सेव हो, जो आपका सिस्टम होता है अगर उसमें SSD हार्ड डिस्क अगर अटैच होती है तो आपका काम बहुत फास्ट होता है, साटा होती है तो आपका थोड़ा सा कम फास्ट होता है, पाटा होता है तो और ज़्यादा स्लो हो जाता है। सेम सिनेरियो इधर भी है, ठीक है। चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका EBS पे कैसे वर्क होता है, ये सब प्रैक्टिकल भी मैंने कल आपको पढ़ा दिए थे। अब जो मैं अगला टाइप आपको EBS का पढ़ाने जा रहा हूँ, हाँ जी, एनी डाउट? हेलो, हाँ जी बताइए, आज आप आए नहीं? हेलो, हाँ जी, प्लीज़ आस्क मी एनी क्वेरी। आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। माइट बी सर बाय मिस्टेक प्रेस हो गया हूँ। इधर तो मुझे अनम्यूट शो हो रहा है। ओके फाइन, ठीक है जी। अब मैं अगले टाइप पे आ जाता हूँ। मैंने कल आपको EBS बताया था और मैंने आपको बताया था ईफेम्ब्रल।
ईफेमरल, ईफेमरल भी बोलते हैं इसको, ईफेमरल स्टोरेज अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। और इसको हम लोग बोलते हैं आपका इंस्टांस स्टोर, भी इसी को बोल देते हैं इंस्टांस स्टोर। अभी आएंगे EFS के ऊपर भी, ठीक है। एक ईफेमरल स्टोरेज को हमने इंस्टांस स्टोर भी कहा, और इसी को हमने क्या कहा, टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि ईफेमरल का कोई चार्जेस नहीं होता है, ये AWS क्लाउड ने आपको फ्री में दे रखा है, इसका कितना भी साइज हो जाए, TB में PB में सब आपका फ्री है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इट इज़ फ्री, ठीक है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसमें कोई डेटा सेव किया तो ये डेटा आपका टेम्परेरी होता है। तो ज़रा मैं लिख देता हूँ, इट सेव द डेटा इन टेम्परेरी फॉर्म, टेम्परेरी फॉर्म। ये डेटा को आपके टेम्परेरी फॉर्म में सेव करता है, इसीलिए इट नॉट यूज इन प्रोडक्शन, इट नॉट यूज इन प्रोडक्शन, हेलो, यूज इन प्रोडक्शन। आपका इसका यूज़ प्रोडक्शन में नहीं होता है, इट इज़ ओनली यूज इन टेस्टिंग, इट इज़ ओनली यूज इन टेस्टिंग। इसका सिर्फ टेस्टिंग में ही काम होता है। अगर आप एक ऑफिस में हो, आपका कुछ, अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, आपके इंजीनियर को टेस्ट करना है, तो आप उसको ये वाला दे दो और वो इसको टेस्ट कर लेगा। तो पहले आप एक बात समझिए, अगर आपका इंस्टांस सिर्फ रीस्टार्ट होता है तो आपका डेटा अभी भी सेव होगा, डेटा आपका सेव होगा। लेकिन अगर आपने इंस्टांस को स्टॉप किया और स्टॉप करके अगर आपने इसको स्टार्ट किया तो आपका डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा। इसीलिए हम इसे कभी भी कंपनी में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे इसका यूज़ नहीं होता है, इसका यूज़ हमेशा टेस्टिंग पर्पस में होता है। हेलो, हेलो, हाँ जी, या ओके। आपकी मुझे अब आवाज़ आई है, हाँ जी बताइए। तो आई वाज आस्किंग कि मैग्नेटिक वाले का बेस्ट केस क्या होता है, यूज केस क्या है उसका? इसका यूज़ तब आपका होता है, हाँ जी मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब मैंने आपको पढ़ाया कि जब आपकी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो फिर इसका यूज़ कहाँ पर होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ऐसा डेटा होता है जो हमें सिर्फ उसको सेव करना है, सिर्फ सेव करना है उसको, हमें एक्सिस वैक्सिस हमारा बहुत कम होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटा सिर्फ ओनली स्टोर हो जाए बस, तो इसका चार्जेस भी कम होता है। तो अगर आपने अपना डेटा इसमें सेव किया तो आपके चार्जेस कम आएंगे इन द कंपेयर ऑफ आपका IO1 IO2, है ना। तो इस केस में इसका यूज़ होता है बस, ठीक है। ओके। ओके, अब इधर मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि जब कल को कंपनी में आप अपने एक क्लाउड इंजीनियर हो, कोई भी कोडर आपके पास आया कि भाई ये हमारी ना एक न्यू एप्लीकेशन है, इसको मुझे टेस्ट करना है। तो अगर आपने उसे EBS स्टोरेज की इंस्टांस दी तो फिर आपका पेमेंट भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, आपके चार्जेस भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे। लेकिन जब ईफेमरल स्टोरेज आप चाहे कितना भी दे दो, उससे आपने कहा कि ठीक है जब आपका काम हो जाए तो आप इसको हटा देना जाके, तो एटलीस्ट इसके तो पैसे आपके सेव हो जाएंगे ना, इसीलिए इस पे वर्क होता है। तो सवाल आता है कि ईफेमरल स्टोरेज पे कैसे काम होता है। तो सबसे पहले आप इधर आ जाइए, मैं इंस्टांस पे आया और इंस्टांस पे आने के बाद में इधर मैंने एक अपनी न्यू इंस्टांस को चूज़ किया, ठीक है। मैंने कहा कि इसका होगा नाम टेस्ट। आपने विंडो इंस्टांस को ही चूज़ किया, एज यू विश, आप चाहे तो इस पर भी आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेकिन सवाल आता है इधर एक चीज़ होती है इंस्टांस टाइप, हार्डवेयर का टाइप क्या है। आप इधर आइए कंपेयर इंस्टांस टाइप पे, तो वो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि स्टोरेज में ये जो स्टोरेज है वो इसकी हार्ड डिस्क की है। अगर ये ऐसे आपका शो हो रहा है तो ये आपका EBS है,
लेकिन ज़रा आप हल्का सा ऐसे आ जाओ, ये जो आपको शो हो रहा है ये आपका होता है ई फैम्ब्रल, ई फैम्ब्रल। सर एचडीडी और एसडीडी दोनों ही फैमिली। हाँ, तो ये ई फैम्ब्रल में इसमें आपकी स्पीड अधिक होगी और इसमें स्पीड थोड़ी कम कम होगी, लेकिन ये है आपके ई फैम्ब्रल। चलो मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है, कम हार्डवेयर, और आप देख सकते हो कि इतना ये सब आपका फ्री है। अब आप एक बात आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए, जब मैं इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ तो इंस्टांस में अब 2 हार्ड डिस्क अटैच होंगी। एक तो आपकी ईबीएस तो है ही है, ईबीएस तो है ही है, और ये आपको पता ही है कि 30 GB तक तो ये आपकी फ्री है। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और जो सेकेंडरी हार्ड डिस्क है ये आपकी ई फैम्ब्रल है, ई फैम्ब्रल होगी, ठीक है ना। तो आप एक बात समझो, अगर आपने इसके अंदर कोई डेटा सेव किया और अगर आपने इसके अंदर भी कोई डेटा सेव किया, अगर आपने इंस्टांस को रीस्टार्ट किया तो डेटा इसमें भी सेव होगा और इसमें भी सेव होगा, लेकिन अगर आपने इंस्टांस को स्टॉप करके स्टार्ट किया तो फिर आपका डेटा इसमें तो सेव रहेगा, इसमें से आपका डिलीट हो जाएगा। मैं अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो चलिए, प्रूफ में आप देख सकते हो हमने इस हार्ड डिस्क को चूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट इंस्टांस पे जब मैं आया और यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मेरे पास की शायद पुरानी पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी, तो चलो मैंने एक न्यू की बना ली, क्लाउड की, और ये पैम है, ठीक है। क्रिएट की प्रेयर पे आ जाते हैं। अब आप इधर आइए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इधर है, ये देखिए कॉन्फ़िगर इंस्टांस में जब आप आ रहे हो एडवांस में तो देख सकते हो इसका टाइप क्या है, आप देख सकते हो ईबीएस है, ठीक है, और ये आपका 30 GB है, सही है। अब लेकिन आप ज़रा इस पे आओ, ये क्या है, इंस्टांस स्टोर वॉल्यूम। हमने आपको बताया था कि ई फैम्ब्रल को हमने इंस्टांस स्टोर भी कहा हुआ है। अब आप ज़रा इस पर देख लो, इसने क्या कहा, मैं आपको 16 GB की 2 हार्ड डिस्क दूंगा, दोनों आपकी ई फैम्ब्रल ही होंगी, ये देख लो, एक ये रही ई फैम्ब्रल है ना, और यहाँ भी ई फैम्ब्रल है, ये देख सकते हो आप। अंडरस्टैंड हो रही है बात मेरी आपको? सर इसमें वो ऑप्शन ये नो नहीं करेंगे क्या, जो आपने कल पढ़ा था वॉल्यूम का? वो तो आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो तो आप इसे कर दो, अदरवाइज मत करो, वो चीज़ आपके ऊपर है। हम इधर आ जाते हैं, तो अब इसमें एक्चुअली में हमारी तीन हार्ड डिस्क अटैच होंगी, आप देख सकते हो, एक तो ईबीएस है और 2 आपकी ई फैम्ब्रल होंगी। चलो मैंने इसको क्रिएट करना शुरू किया, तो ज़रा ये एक बार हो जाए, फिर आई विल शो यू। ठीक है, ज़रा ये इधर एक बार अभी आपका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ज़रा ये मेरा एक बार अभी स्टार्ट हो गया होगा, तो ज़रा मैं इधर आ जाता हूँ, कनेक्ट ऑप्शन पे आ गया और आरडीपी क्लाइंट पे आ गया, और यहाँ पर मैंने इसके डाउनलोड किया और गेट पासवर्ड पे गया मैं। अच्छा प्लीज़ वेट, मैंने आपको बताया था ना कि ये इंस्टांस थोड़ी सी स्लो होती है, तो थोड़ा सा अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो इधर मैंने क्लाउड की को डिक्रिप्ट किया और इसमें ये रहा मेरा पासवर्ड, और इस बार मैंने इसको एक्सेस किया और आप देख सकते हो इधर, ये देखिए कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाते हैं।
ओके, ये अभी ओपन हुआ है। मैं विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आ जाता हूँ, कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ जाता हूँ, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अब इधर आपको ये 3 हार्ड डिस्क शो होगी। अभी तो सिर्फ आपको एक ही पार्टीशन शो हो रहा होगा, सी ड्राइव। देखिए सी ड्राइव। अब आप इधर देखिए, अब आपकी कितनी हार्ड डिस्क है आप देख सकते हो। ये आपका EBS था और ये आपकी रही ई फैमरल। तो आप ऐसे आना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर आपको इनिशियलाइज डिस्क, फिर आपने एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन बना दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक पार्टीशन हो चुका है। ऐसे ही मैं अपनी अगली हार्ड डिस्क को भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, आपकी इच्छा। तो लीजिए, बोल रहा है कि ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन किया मैंने इसको, और इधर इनिशियलाइज डिस्क पे गए और यहाँ पर मैंने एक और न्यू पार्टीशन बना लिया। तो चलिए अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया। अब देखिए, एक आपको D और एक E शो हो रहा है। आप चाहे तो एक में आ जाओ, चाहे आप इनमें आ जाओ, आपकी इच्छा। चलो मैं अभी एक में ही आ जाता हूँ। मैंने कहा कि ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मैंने कहा ड्यूकैट और ड्यूकैट, ठीक है, ड्यूकैट है इसके अंदर। और इधर मैंने क्या किया, इधर मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैंने कहा फाइल का नाम होगा टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। अब जो अब ये हमारा डेटा इधर ई फैमरल के अंदर सेव हो चुका है। आप फिर से देख लो। और इधर भी मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा EBS है इसके अंदर भी मैं एक डेटा को सेव कर देता हूँ। मैंने कहा ABC, ठीक है। तो यह देख सकते हो, एक मैंने EBS में सेव किया, एक आपका ई फैमरल में है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपका इंस्टांस रीस्टार्ट होता है तो आपका डेटा सेव होगा। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं इधर आया और इधर मैंने किया इसको रीस्टार्ट। तो देखिए रीस्टार्ट, जरा एक बार ये हो जाए। तो रीस्टार्ट होने पे डेटा आपका अभी भी सेफ होगा। फिर EBS का होगा ना, EBS का होगा नहीं, उसका भी होगा। हाँ, अभी तो आपका सिर्फ रीस्टार्ट ही तो हुआ। चलिए अगेन ट्राई, मैं फिर से आ जाता हूँ और इधर मैंने रीस्टार्ट करने के बाद अगर एग्जिट करते हैं तो फिर क्या, रीस्टार्ट करने के बाद अगर एग्जिट करेंगे, एग्जिट मतलब, आपने बताया कि अगर एग्जिट कर देंगे तो फिर वो डेटा सेव नहीं रहेगा। एग्जिट मतलब क्या, स्टॉप करके जब करेंगे स्टॉप चीज़ अलग होती है। अभी तो मैंने सिर्फ आपका ये रीस्टार्ट किया। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ गाइज, ये देखिए ज़रा। और यहाँ पर मैं कनेक्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं इधर आने के बाद में कि आपका इधर डेटा अभी भी सेफ होगा। तो चलिए मैं अब आपको ज़रा प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए इधर आपका डेटा इसके अंदर तो होगा ही होगा सेव। ये रहा आपका, ज़रा एक बार ये ओपन हो जाए प्रॉपर तरीके से। ये देखिए ABC, इसमें तो है ही है, इसमें तो होगा ही होगा। खैर, लेकिन जो हमारा मेन काम है वो है ई फैमरल का। तो देखिए इसके अंदर भी डेटा अभी भी आपका सेव है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया कि अगर ये आपने स्टॉप किया, स्टॉप करके अगर आपने इसको रीस्टार्ट किया तो फिर ये स्टॉप, मैंने पहले इसको किया, स्टॉप पे आ जाते हैं जी। इधर मैंने किया ऐसे और इंस्टांस स्टेट पर स्टॉप, ठीक है। ज़रा ये पहले एक बार स्टॉप हो जाए।
स्टॉपिंग अभी हो रहा है। ये देखिए हो गया स्टॉप। मैंने इसको फिर से एक बार स्टार्ट किया तो देख लीजिए ज़रा, स्टार्ट करने पर ये सामने अभी आपके शो होना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ वेट। ओके, अगेन ट्राई। तो इधर मैंने कनेक्ट किया और RDP क्लाइंट पे गए और फिर से मैंने इसको किया, गेट पासवर्ड को किया और अपलोड प्राइवेट की को किया और क्लाउड, ये देखिए डिक्रिप्ट। ठीक है, इस पासवर्ड को मैंने कॉपी किया और इधर जाकर मैंने इसको फिर से ओपन किया, पेस्ट किया और ओके पे गए। यस, चलिए अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने जो आपको पढ़ाया था, एक मिनट ज़रा मैं इधर भी आ जाता हूँ पहले ज़रा। तो आप देख सकते हो इधर सिर्फ अब आपको एक ही हार्ड डिस्क शो हो रही है। क्यों ऐसा, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से ये देखिए, देख लीजिए ये फिर से अपने पुराने ऑप्शन पर ही आ गया है, आपको इसे फिर से बनाना पड़ेगा। सही है। तो ईफेमरल का यूज़ तब आपका होगा जब अगर आपको कुछ टेस्टिंग वगैरह करनी ये हो। सर अनएलोकेटेड शो करते रहेगा। अनएलोकेटेड अगर आप फिर से बनाओगे तो फिर से अभी आपका एक न्यू पार्टीशन तो आ जाएगा, बट आपका डेटा तो इधर आपका होगा ही नहीं। अंडरस्टैंड ना? ठीक है, तो ये मैंने आपको ईफेमरल का पढ़ा दिया कि ईफेमरल का यूज़ कैसे होता है। तो ज़रा मैं इसको टर्मिनेट, हाँ जी बताइए। सर जो आप ये बता रहे थे ना, अगर हम स्टॉप की जगह स्टार्ट या शट डाउन करें तो डेटा कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ स्टॉप होने पे ही डेटा मिस होगा। हाँ, ओनली और स्टॉप इसका होने साइज पर। और इसका साइज कितना आपने बोला था कि अनलिमिटेड है, बट यहाँ पे तो हाँ, सिर्फ 16 GB दिखा इस रहा है। नहीं, यहाँ पर जब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। इसका श्योर। साइज़ इधर से है, आपको कितना साइज़ चाहिए उसके हिसाब से आपको ना यहाँ पर ये यू हैव टू चूज़। ये देखिए यहाँ पर जब आप आते हो ना इंस्टांस टाइप में, तो इधर आपको इसका हार्डवेयर चूज़ करना पड़ेगा। देखिए इतना आपके पास अवेलेबल है, ये देखिए इतना है, आप खुद देख लीजिए कितना हाई फाई है। 1800 GB SSD और ये फ्री अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए आप 3800 है ना, तो ये इतना होता है साइज़। ओके, बट सर यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वाला पोर्शन है, इसमें कैसे डिफाइन, यहाँ मतलब पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्टोरेज टाइप? स्टोरेज में अगर आपका ये ऐसे हाइफन शो हो रहा है तो इट मीन्स राइट। ये ओनली आपका EBS को ही सपोर्ट कर सकता है। बट इसमें ये जो अलग से आपको शो हो रहा है तो फिर इसमें EBS तो है ही है, प्लस इसके अलावा ईफेमरल हार्ड डिस्क भी होगी। और यही सिमरन का साइज है। हाँ, ये जो आपको साइज शो हो रहा है ये आपका ईफेमरल का साइज होता है, ये वाला। ठीक है, चलिए जी ठीक है। अगली चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो अब जो अगला प्रैक्टिकल होगा स्टोरेज, वो आपका EFS है। EFS का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। मैंने आपको लाइनेक्स में एक प्रैक्टिकल आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक प्रैक्टिकल होता है जी NFS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल शेयरिंग। उसमें होता क्या है, इसका काम होता है कि आपका डेटा शेयर हो जाता है। इसमें आपका डेटा शेयर होता है, बट ये प्रैक्टिकल सिर्फ ओनली आपका लाइनेक्स में ही होता है। सेम सिनेरियो, EFS सिर्फ आपके लाइनेक्स इंस्टांस के साथ में ही अटैच होती है।
तो मैं ये ई एफ एस का काम है। लेकिन इसमें एक खासियत है, देखो अभी आप एक बात समझिए, इधर आ जाते हैं जी। आपको मैंने अभी EBS पढ़ाया, ई फैमरल पढ़ाया। एग्जाम्पल, ये आपकी अगर 3 इंस्टांसेस हैं, 1 2 3, और ये अगर आपका EBS का स्टोरेज है, तो इसमें पहली शर्त क्या थी कि जो स्टोरेज का एबिलिटी जोन है, इंस्टांस का भी सेम ही एबिलिटी जोन होना चाहिए। पहली बात पता है आपको। इसमें अगर मैंने इसके साथ अटैच किया, हाँ जी, काम आपका शुरू हो जाएगा। बट अगर आपको इस वाली इंस्टांस के साथ अगर इसको जोड़ना है, तो आपको इससे डिस्कनेक्ट करके इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। सेम सिनेरियो इधर, मतलब ये आपका तीनों इंस्टांस से कनेक्ट होगा, बट एक टाइम पर सिर्फ एक से। लेकिन जो EFS होता है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है यूज़? सबसे खासियत बात, EFS को मैं एक साथ तीनों इंस्टांस के साथ जोड़ सकता हूँ। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, आपकी एक टीम है, वो टीम अपने कोड को एक सेंट्रलाइज प्लेस पर सेव करना चाहती है, तो अगर इसने कोई भी काम किया तो इसने इधर सेव किया, इसके काम को ये और ये आपके आसानी से देख पाएंगे, और इसने अगर कोई काम किया तो इसका काम ये और ये आसानी से देख पाएंगे। और EFS की सबसे खासियत बात क्या होती है? इसका एबिलिटी जोन अलग है, इसका एबिलिटी जोन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, बट ये आपस में आपके कनेक्ट हो जाएंगे। EBS में आपका सेम एबिलिटी जोन का होना मैंडेटरी था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इट कनेक्ट मल्टीपल इंस्टांस विद आ स्टोरेज, ठीक है, विद आ EFS स्टोरेज, ठीक है। और इट कैन कनेक्ट डिफरेंट एबिलिटी जोन, ठीक है, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं 3 हमारी इंस्टांस होंगी, आई विल मेक 3 इंस्टांस, 3 लाइनेक्स इंस्टांस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होगी, एक आपका एक A में बनाऊँगा जाकर मैं, एक आपका A एबिलिटी जोन में होगा, एक आपका B एबिलिटी जोन में, और एक आपका C एबिलिटी जोन में। लेकिन आप एक बात समझिए, इधर जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप या फायरवॉल आपका यूज़ होगा, उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि NFS प्रोटोकॉल अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि जब ये NFS अलाउ होगा, ये आपका तभी इसको कनेक्टिविटी का ये आपको अलाउ करेगा। तो ये आपके इसमें शर्तें हैं। चलिए, तो इधर मैं आ जाता हूँ अपने सर्वर पर, और इधर EC2 में आ जाते हैं जी। EC2 में आप देख सकते हो ये मेरा इंस्टांस है। चलिए, मैं इंस्टांस पे आ गया ऐसे, और इंस्टांस पर मैंने किया अपना लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। आई जस्ट गिव द नेम सर्वर 1, ठीक है। आप ओवस आपने इसी को उठा लिया, ये देखिए, चाहे तो आप चाहे तो अपने RHEL के भी ओवस में आ सकते हो, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर मैंने इसको T2 हार्डवेयर ही चूज़ किया कि हमारे पास पहले से है, ये रही। और इसके बाद जो मैंने चूज़ करना है, मैंने कहा ये मेरा 2A एबिलिटी जोन, ये है आपका 1A एबिलिटी जोन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपका सिक्योरिटी ग्रुप में NFS अलाउड होना चाहिए, ये आपका मैंडेटरी है। तो NFS चाहे तो आप ऐसे आ जाओ, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, और ये देखो NFS जिस टाइप से नहीं हमारा HTTP पोर्ट अलाउड हुआ था, ये देखिए NFS का पोर्ट नंबर होता है 2049। आपकी अगर आपकी 3 इंस्टांसेस हैं, तो आप तीनों के लिए अलग अलग फायरवॉल भी हो सकता है, और जी चाहे तो आपका एक भी हो सकता है। चलो मैं अभी एक पर आ जाता हूँ। मैंने इसको क्या नाम दे दिया? MyST। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको भी मैंने नाम दे दिया MyST। तो आप देख सकते हो इसमें SSH भी अलाउड है और इसमें NFS भी अलाउड है, सही है। और इसको मैंने बनाया जाकर ये आपका यहाँ पर मैंने कहा एनीवेयर, ठीक है। और ये अभी एक इंस्टांस मेरा 1A एबिलिटी जोन में क्रिएट होना शुरू हो चुका है। क्या चीज़? पोर्ट होते हैं इसमें, आपका जो प्रोटोकॉल होता है ना,
हर एक प्रोटोकॉल का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। ये क्या चीज़ है, ये क्यों आ गया भाई? मैंने कहा व्यू ऑल इंस्टेंस। एक इंस्टेंस अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो चुका है, ये देखिए। अब मैं ऐसे ही एक अगली इंस्टेंस में आ जाता हूँ। तो मैंने इधर कहा जाकर लॉन्च इंस्टेंस, मैंने इसको नाम दे दिया सर्वर 2, ठीक है, सर्वर 2 नाम दे देता हूँ। और सेम सिनेरियो, और ये रहा मेरा की। और इधर मैंने अब की बार मैंने चूज़ किया 1B, आप देख सकते हो ये रहा मेरा 1B, ठीक है। पहले मेरा 1A था, अब की बार मैंने 1B। आप चाहे तो न्यू फायरवॉल को क्रिएट कर लो, या अगर आपके पास कोई पहले से, हाँ जी हमारे पास तो है, क्या नाम है, MyST, है ना। तो ये भी आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। 2 इंस्टांसेस आपकी क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं। अब ये आपकी मैं एक तीसरी इंस्टांस, ऐसे ही आप और भी इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो अलग अलग एविबिलिटी जोन पे, चाहे सेम एविबिलिटी जोन पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सर्वर 3, हाँ जी बताइए। ये हम जो कर रहे हैं वो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कर रहे हैं, रीजनल लेवल पे करना हो तो कॉमन से कैसे करेंगे? नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा। ये आपका अलग अलग अभी, ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि ये सेम रीज़न पर ही होना चाहिए अभी के लिए। हाँ, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि अगर ये अलग अलग पर भी होंगी तो ये आपकी कनेक्टेड होंगी, बट अभी के लिए ये आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, इधर आ जाते हैं। इधर मैंने अपने इंस्टांस को चूज़ किया, इधर मैंने अपनी की को चूज़ किया, और सेम सिनेरियो मैं इस बार अपना 1C पे आ जाता हूँ। तो 1C क्या है हमारा, ये रहा, ठीक है। 1C को मैंने चूज़ किया, और यहाँ भी मैंने अपनी सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप को ही उठा लिया। MyST कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। चलिए, इसको मैंने बना दिया जाके, तो ठीक है। तो मेरी तीन इंस्टांसेस आप देख सकते हो, इनके अलग अलग एविबिलिटी जोन है। मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। एक आपका 1A में है, एक आपका 1B में है, एक आपका 1C में है। अब सवाल आता है कि चलो अभी मैंने तीनों का इसमें कंसोल एक्सेस किया, तो चलो ऐसे आ जाता हूँ जी मैं ऐसे, और इसको मैं, हाँ जी बताइए। आपने तो बताया था कि एक अवेलेबिलिटी जोन में अपन सिर्फ 20 कर सकते हैं create। एक एविबिलिटी जोन में नहीं, एक रीजन में, हाँ, तो जो 20 बन। इंस्टेंस अपन टर्मिनेट कर देते हैं हम्म, उनका तो कोई मतलब वो नहीं वो नहीं है। हटेंगी फिर, वो फिर आपकी काउंट नहीं होती हैं, जो इस टाइम पे चल चल रही रही है हैं केवल वो वाली। तो ये अभी ज़रा एक बार आपका एक्सेस हो जाएगा इस, ये देखिए मैंने किया सूडो सू, ठीक है, आपको पता ही है। और यहाँ पर मैं इसको चाहे तो एक बार, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है। इधर आ जाता हूँ, सेकंड को मैंने एक्सेस किया, तो सेकंड मैं ऐसे गया, कनेक्ट ऑप्शन पे गया, और ये भी मेरा ऐसे कनेक्ट, तो फिर इसको उठा के मैंने ऐसे शिफ्ट किया, तो ये मेरा टू वाला है। ऐसे ही मैं थर्ड पे भी आ जाता हूँ, तो ये रहा मेरा थर्ड वाला। मैंने थर्ड को ऐसे कनेक्ट किया, और इधर भी मैंने कनेक्ट किया, और इसको भी मैंने ऐसे शिफ्ट किया। तो आप देख सकते हो फर्स्ट इंस्टांस, सेकंड इंस्टांस, थर्ड इंस्टांस। तो ये वाला तो मेरा अभी ओपन हो गया। इधर भी मैंने टाइप कर दिया सूडो सू, ठीक है, और यहाँ पर, और इधर भी मैंने टाइप किया सूडो सू। अब मैं आता हूँ EFS पर, अब मैं आता हूँ, तो अभी मेरा सिर्फ ओनली इंस्टांस पर ही काम हुआ। मैंने इधर सर्च किया EFS, और EFS में मैंने इसको ऐसे बना दिया। तो आप देखिए EFS आपका किसी भी एविबिलिटी जोन में हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए EFS अलग से एक आपकी सर्विस होती है। आप क्रिएट फाइल सिस्टम पे आ जाइए, बताइए क्या नाम होगा। हमने कहा MyEFS, ठीक है, और आप सिंपल आइए कस्टमाइज ऑप्शन पे। अब यहाँ पर देखो इसने क्या कहा, अगर ये आपका रीजनल है तो मैं अलग अलग एविबिलिटी जोन को आपस में जोड़ूंगा। अगर आपकी इंस्टांस अलग अलग एविबिलिटी जोन में है तो हाँ जी मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपने चूज़ किया 1 जोन, और अगर आपने इधर चूज़ किया 1A या 1B, तो 1A में अगर 5 इंस्टांसेस हैं 1A में, तो मैं सिर्फ 1A से ही कनेक्ट होऊंगा। अगर आपके 1B में अगर कोई भी इंस्टांस होगी तो मैं उससे कनेक्ट होऊंगा ही नहीं। अंडरस्टैंड ना? अलग अलग हो सकता है। नहीं, अलग अलग नहीं, अगर आपका सेम ही एबिलिटी जोन में हुआ। तो इधर मैंने किया ये वाला कि जी
कि जी हमारी इंस्टेंस तो अभी कहीं पर भी हो सकती है, अभी आप सबसे कनेक्ट हो जाओ। इनको मैं अभी, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इस पर आ जाओ। मैंने किया इसको नेक्स्ट। अब ये देखो, इसने अब कहा कि ठीक है मुझे बताइए आपका कौन कौन सा एबिलिटी जोन है, आप किस किस से कनेक्ट होगे। आप चाहे तो सारे सेलेक्ट कर लो, आप देख सकते हो ABCDE, लेकिन हमने कहा कि हमारी इंस्टेंस तो ओनली ABC में ही है, तो आप इसको D को हटा दीजिए और E को हटा दीजिए और ये F को, आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझो, इसमें जो आपका फायर वॉल यूज़ होगा ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि उसमें भी NFS अलाउड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक पुराना तो है ही SG, क्या नाम था, MySG। ये देखो आप इस वाले को चूज़ करना, क्योंकि इसमें NFS अलाउड है, मैंने इसलिए इसको चूज़ किया। ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंस्टेंस में भी NFS अलाउड होना चाहिए और EFS में भी NFS अलाउड होना ये चाहिए। सर जो अलग से अभी उसमें वो दिखा रहा था 1E 1F वगैरह, ये क्यों ऐड कर रहा था इसमें? क्या चीज़? ये जो अपना यूएस इसका बता रहा था ना, अभी ऑप्शन अलग से दिया 1ABC के अलावा भी दे दिया था, ये जिसको आपने रिमूव किया सबसे फर्स्ट। क्योंकि आपके इसमें आपके 6 एबिलिटी जोन है, इसमें ये 6 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसीलिए, ठीक है ना, बात अंडरस्टैंड हुई। तो मैंने IP एड्रेस का कुछ रूल रहता क्या है? हाँ? ये IP एड्रेस का कोई रूल रहता है इधर? नहीं, IP एड्रेस का ये है कि ये अगर आप चाहो तो कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस का IP अगर आपने दिया तो ये बस ओनली उसी से ही अटैच होगा और उसे नहीं होगा, आप ऐसा भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है जी। तो इधर मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिंपल आके ऐसे नेक्स्ट किया और ये देखो EFS अभी आपका क्रिएट हो गया। सबसे अच्छी बात होती है कि EFS स्टार्टिंग में होता है आपका 0। EBS में एक कमी थी, EBS में अगर आपने 10 GB का EBS क्रिएट किया और आपका काम हो रहा है ओनली 5 GB पे, तो आपका जो चार्जेस आएगा वो 10 GB के हिसाब से ही आएगा। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में साइज़ होता है आपका 6 KB। आप इसमें अगर आपने 5 GB डेटा अपलोड किया तो इसका साइज़ 5 GB हो जाएगा और आपका सिर्फ उतना ही बिल आएगा। चलो सवाल आता है कि इस EFS को मैं अपनी इंस्टेंस के साथ कैसे जोड़ सकता हूँ। तो आप एक बात समझिए, आप इधर आए, इसके अंदर आप अटैच ऑप्शन पे आओ। आपके पास 2 तरीके हैं अपनी इंस्टेंस से कनेक्ट होने के, एक तो आपका DNS से और एक आपका IP से। तो चलो पहले मैं आपको DNS से पढ़ा देता हूँ। अगर तो ये आपने ऐसे कॉपी किया ये वाली कमांड को और ये रही आपकी पहली। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि RHEL में आपका स्टोरेज आपको वो माउंट करना पड़ता है, सबका आपको पता है। तो इधर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया mkdir/aa, इधर भी मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया mkdir/bb और इधर भी मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया mkdir/cc। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने स्टोरेज को इसके साथ अटैच करूँगा। तो यहाँ पर ना अब आप पूरी कमांड को कॉपी मत करो, इतनी कमांड को कॉपी करो। क्यों? क्योंकि ये उस फोल्डर का नाम है जो कि इसके साथ अभी आप जो अटैच होंगे। अभी हमारा अपना फोल्डर है तो हम तो अपना नाम देंगे जाकर। इसको मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया और इसके बाद आप इसे किस फोल्डर के साथ अटैच करना चाहते हो, मैंने कहा 1 ये AA। तो इसने क्या कहा कि देखिए अभी आपके पास EFS का फाइल सिस्टम का पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो ये पैकेज पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या है जी पैकेज? तो मैंने ये आपको पढ़ाया था yum इंस्टॉल। अच्छा अभी आप लोगों का ये हुआ नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा। yum इंस्टॉल -y ये तरीका होता है किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। तो मैंने टाइप किया Amazon-EFS और -utils। ये कमांड से आपका ये पैकेज पहले इंस्टॉल्ड होना मैंडेटरी है, तभी आपका काम शुरू होगा। आप कॉपी पर आ जाओ, मैंने इधर भी इंस्टॉलेशन किया, इधर भी किया और उधर भी किया, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी किया। तो जब ये आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है, हाँ अब आपका काम हो जाएगा। तो देखो मैंने फिर से वही कमांड चला ली जाकर। तो इसने क्या कहा कि हाँ जी अभी ये आपका माउंट हो रहा है।
प्लीज़ वेट, ये देखिए ये आपका हो गया माउंट। कैसे शो होगा? DF स्पेस -H से। तो आप देख सकते हो आपका जो EFS है उसका साइज 8 एक्साबाइट तक हो सकता है। अभी तो उसका साइज आपका 0 है, बट आप इसको यूज़ 8 एक्साबाइट तक कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा होता है। चलो मैंने क्या किया, मैं AA के अंदर आया और ये मेरा एक कोई फाइल है टच, हमने कहा test1। तो हमने आपसे ये बताया था कि जो भी इसने काम किया वो इनको भी शो होगा, इसका काम इसको शो होगा। तो इधर मैंने क्या किया, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया DNS से, अब मैं आपको IP से भी पढ़ा देता हूँ। इससे तो काम आपका हो ही रहा है, इससे तो आपको अंडरस्टैंड हुआ। लेकिन आप एक बात समझो, IP ये वाला आपका एबिलिटी जोन के हिसाब से चेंज होगा। ये देखिए आखिरी में अभी आपका 236 है, आप ऐसे जाओगे, देखो अभी ये चेंज हो गया, ऐसे जाओगे तो ये चेंज। तो सबसे पहले आपकी जो इंस्टांस है वो किस एबिलिटी जोन में, तो हमने कहा ये हमारी होगी 1B में। 1B में है, आपने इतने पार्ट को ऐसे कॉपी किया क्योंकि ये वाला तो आपका फोल्डर है, तो आप ऐसे आ जाओ, इसको मैंने पेस्ट किया, किस फोल्डर के साथ अटैच होगा, हमने कहा BB के साथ। तो देख लीजिए BB के साथ अब ये अटैच हो चुका है, तो DF स्पेस -H। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें उसका डेटा तो है ही, ये देखिए आ रहा है ना, उसका डेटा मुझे इधर शो हो रहा है। मैंने भी एक काम किया, test2 बना देता हूँ, अब इसका डेटा मुझे इधर भी शो होगा। तो अब आपकी इच्छा, आप ये कैसे पता चलेगा कि ये उसका डेटा? ये ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, ऐसे मालूम पड़ेगा जब आप ऐसे चलाओगे ना LL1 कमांड, तो यहाँ पर आपको नहीं, ऐसे नहीं शो होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि कौन सा डेटा है। हाँ, अगर आपके अलग अलग अकाउंट है तो आपको शो हो जाएगा। अब आप एक बात समझो, EFS को चाहे तो आप अपने DNS के साथ जोड़ लो, चाहे आप अपना IP से जोड़ लो, आपकी इच्छा। चलो इस बार मैं इसमें आ जाता हूँ, तो इसका IP भी चेंज हो गया होगा, इसको भी मैंने कॉपी किया और इसको मैंने अपने C फोल्डर के साथ जोड़ लिया। तो देख लीजिए अटैच हुआ। अब मुझे प्रूफ दिखा दीजिए कि क्या उधर आपका डेटा सेव हो रहा है, तो देख सकते हो आप CC में भी आपको ये test1 test2, तो उसका डेटा हर जगह से आपको शो हो जाएगा। तो गाइज़ ये मैंने आपको EFS भी पढ़ा दिया, इंडस्ट्री में इसका यूज़ ऐसे होता है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, कल फिर मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।